एक किस्त जो है बिजली की नहीं भरेंगे, पानी की भरेंगे तो आपकी टूटी काट देंगे। लेकिन ये पंप करते रहे पैसा। किसे करते रहे? क्योंकि ये ऋषि कमलेश अग्रवाल और इसकी जो टीम है, ये कौन थे? गुजराती हैं। मोदी जी का सॉफ्ट कॉर्नर है कि बैंकों को लूटने का अधिकार सिर्फ गुजरात के व्यापारियों को है। और इसलिए आप देखिए कि सारे बैंक, 28 बैंकों को लूटा उसने। यानी एक बैंक को मान सकते हैं बेवकूफ बना दिया, 2 को बना दिया, 3 को बना दिया, 4 को बना दिया, 28 के 28 बैंकरों को बेवकूफ बना दिया, 28 के 28 बैंकरों के ऑडिटरों को मूर्ख बना दिया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज रविंद्र कुमार जी से हम बात कर रहे हैं। रविंद्र कुमार जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं उन्हें। आज जिन इश्यूज़ पर बात करेंगे वो काफ़ी अहम है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संसद में डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हुए ये कहा कि जब कोई मुल्क आज़ाद किया जाता है तो उसमें कुछ ख़ास किस्म के लोग, गैर मामूली किस्म के लोग लीड करते हैं, लेकिन बाद में डेमोक्रेसी का क्या हाल होता है उसमें उन्होंने मिसाल दे दी। भारत की पार्लियामेंट में, संसद में आधे से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके मुताबिक ये डेमोक्रेसी की एक तरह से डिक्लाइन है और उसूली तौर पर डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, ये बात उन्होंने कही है। दूसरे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ने इस वक्त की सरकार की आर्थिक और विदेश नीति के बारे में कुछ कहा है, वो भी बहुत अहम है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो सबसे अच्छी वित्त मंत्री हैं, जिनके बारे में कुछ लोग मिसाल दे रहे हैं। बड़ी अजीब किस्म की मिसाल है, शायद अनपार्लियामेंट्री हो, लेकिन चूंकि ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कहा है कि वो भुतनी की तरह से दिखती हैं और उन्हें वो क्या कुछ कर रही हैं नहीं मालूम। अभी तक बहुत से ऐसी बातें भी हैं जिन पर चर्चा नहीं हो सकी है। इस नए बजट में ऐसी बातें भी बताई गई हैं कि प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन बड़ा पेचीदा होने वाला है। इसके अलावा ABG शिपयार्ड जो गुजरात में है 2 जगह, उस पर क्या कुछ घोटाला हुआ उस पर बात करेंगे। और योगी जी किस तरह से इलेक्शन सीजन में कैसे कैसे बयान दे रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम है रविंद्र कुमार जी, आपने समय दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को। आप ये बताइए कि ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी जो हमारे अच्छे दोस्त मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी उनके अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं, क्या हो गया, उन्होंने क्यों नाराज़ कर दिया हमारी सरकार को? देखिए, सिंगापुर की जो पार्लियामेंट है उसमें एक बहस हो रही थी, मुद्दा था कि लोकतंत्र को कैसे अच्छा बनाया जाए। और उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दे रहे थे अपनी पार्लियामेंट में। वहाँ उन्होंने कहा कि जिन देशों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है उन्होंने उच्च आदर्श और महान मूल्यों के लिए अपने को स्थापित किया है। और जब भी स्वतंत्रता आंदोलन चलता है तो उसमें जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो साहस, महान संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले लोग होते हैं, जिससे वो देश का निर्माण करते हैं। जी। और उन्होंने उसमें अपने वहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे उनका नाम लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। जी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस आदर्श और साहस के साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की वो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आज पंडित नेहरू हिंदुस्तान आए तो उन्हें उतना बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान की संसद में, लोकसभा का नाम उन्होंने लिया कि लोकसभा में आधे से ज़्यादा सांसद जो है उन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और वो बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं। अब जब ये टिप्पणी उन्होंने की, ये उन्होंने मीडिया की खबरों और जो परसेप्शन हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बना हुआ है उसके बारे में की, और उससे भारत सरकार बड़ी तिलमिला गई। और तिल मिलाकर उसके एम्बेसडर को बुलाया और कहा कि ये जो है तुम्हारी टिप्पणी जो है बड़ी ही यानी कि समझिए कि अवांछनीय है, गैर जरूरी थी, इसकी कोई अवांछनीय है, अनवांटेड। अब यह है कि इस टिप्पणी पे इन्होंने बुलाकर एक तो सिद्ध कर दिया कि वाकई सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बात कही है। और उन्होंने सच बोला है।
तो ये भी नहीं कहा भाई तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ। तो बुला कर, ये तो ऐसे है जैसे आप, मैं किसी पड़ोसी से नाराज हूँ, बुला के कहूँ कि आओ जी चाय पियो, कॉफी पियो, और हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आपकी जो बकरी है वो हर वक्त मैं करती रहती है। हाँ। तो ये बेहुदा सी बात है। मैं राजनीति, हाँ, या तो ये कहते हैं कि सब आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे तो सारे शरीफ हैं। ये कहते, कुछ तो कहते हैं। हाँ। बकरी मैं कर रही है, ये कह के चले। हाँ। अब उसी के साथ आप देखिए कि उसी दिन जो है, कल ही जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के चुनाव के बारे में अपने वहां के लोगों को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी सार गर्भित बात कही। हाँ। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया, इनको देश की अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। और चीन का जिक्र करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन हिंदुस्तान में जो घुसपैठ कर रहा है उसमें भारत सरकार बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मोदी जी पे कटाक्ष किया है, जबकि मनमोहन सिंह कटाक्ष करते नहीं। हाँ। उन्होंने कहा कि किसी के घर जाकर जबरदस्ती बिरयानी खाने से और नेताओं के गले पड़ने से आपका जो है राजनीतिक स्टेचर जो है, हाँ, मतलब वो गले लगने नहीं, गले पड़ने। हम, आपको याद होगा कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जिसमें मुझे याद है कि ट्रंप से जिस तरह से मिल रहे थे हमारे मोदी जी, वो शायद ऐसे उसको अनईजी लगा। अरे जो बाइडेन ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि ये मेरे गले ना पड़े। हाँ, जो बाइडेन ने तैयारी कर पूरी तैयारी कर रखी। ये बात बड़ी बात। तो आप देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से हमारे प्रधानमंत्री जी प्यार बहुत करते हैं। देखिए वो लोगों से नजदीकियां दिखाना, देखिए नजदीकियां दिखाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब उसको भी आप ऐसी बात कहने लगे, लेकिन बहरहाल वो शायद उनके अंदर प्यार बहुत है। देखिए डेल कार्नेगी ने एक बात लिखी है, हाँ? कि दुनिया में हर जानवर जो होता है कुछ ना कुछ करता है, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है किसी दूसरे के लिए। हाँ। जैसे उन्होंने कहा मुर्गी जो है अंडा देती है, हाँ। भैंस जो होती है मतलब वो भी सेवा कर रही है किसी। लेकिन उन्होंने कहा एक जानवर ऐसा होता है जो बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए सबसे ज्यादा ऐश में रहता है, कार में भी घूमता है और मालिक के बिस्तर पे भी सोता है, कुत्ता होता है। अच्छा। तो वो जाते ही जो है मालिक के कदमों में पड़ जाएगा और अपनी पूंछ ऐसे झंडी की तरह हिलाएगा। हाँ। तो ये भी एक तरीका है रहने का। तो अब जो ये बहुत ही दिलचस्प आपने मिसाल दी है, ये लोगों को सोचने के लिए बहरहाल जरूरी है। अब जब मनमोहन सिंह ने ये बात कही तो निर्मला सीतारमण जो है एकदम बड़ी बौखला गई। हाँ। और उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि मैं जो दुनिया की सबसे जो है अच्छी वित्त मंत्री हूँ। और उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत भला बुरा कहा और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मेरे से अच्छी और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। सही। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि जब ये बोलते हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे मनमोहन सिंह के मुखालफत जो कर रही थी तब कह रही थी, या मोदी जी हो, या अमित शाह हो, या योगी जी हो, इन सब के बारे में मुझे एक ही बात लगती है कि इनकी जबान तो है गज भर की और दिमाग है तोला भर का। अच्छा। तो दुनिया में एक जानवर है जिसका नाम है कोआला। वो जो राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का। और कोआला के बारे में एक फेमस बात क्या है कि उसका दिमाग दुनिया में सबसे छोटा होता है। ये कहा जाता है कि अखरोट जब आप छीलते हैं तो अखरोट की जो आधी गिरी होती है उसके बराबर उसका दिमाग होता है। अच्छा। तो कोआला जानवर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि या उसकी विशेषता यह है कि जैसे वो यूं बढ़ेगा तो वो वहीं सो जाएगा। अच्छा। यानी वो कभी भी सो सकता है, मतलब उसका दिमाग उतना भी नहीं तय कर पाता कि अब इसके बाद मुझे क्या नहीं। वो यानी बड़ा विचित्र है, बड़ा आलसी होता है। और वो जो है यानी 22 घंटे सोता है, यानी कम दिमाग वाला आदमी सोता ज्यादा है, ये भी ब्रह्म में अपनी दुनिया में रहता है। जी, तो ये जो जितने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो 16 घंटे वर्कोहॉलिक की बात करते हैं। आप क्या बात, वर्कोहॉलिक होना या एल्कोहलिक होना ये बुराइयां हैं, अच्छाइयां नहीं है। अच्छा। क्योंकि नतीजे में आप क्या दे रहे हैं लोगों को? नतीजे में तो आप लोगों को एक ही चीज सिखा रहे हो कि घी जलाओ, दूध जो है पानी में नाली में बहाओ और मूत्र जो है वो पियो। तो ये वर्कोहॉलिक होने का अगर ये परिणाम है तो भगवान ऐसे वर्कोहॉलिक से बचाए दुनिया को। ये बहरहाल ये देखिए अजीब किस्म के ये जो पिछले 7 साल गुजरे हैं हमारे देश में, वो बहुत ही विचित्र हैं। विचित्र क्या है, आप समझिए आने वाली नस्लें जो है जो पढ़ा करेंगी तो ये पढ़ेंगी एक मोदी युग था जिसमें देश के लोग जो है बुद्धि को बेचकर जो है गधे की तरह बर्ताव कर रहे थे। हाँ, मतलब पेशाब पीने के लिए कह रहे हैं और पीते हैं जी, घर से पीते हैं। नहीं, मैं अब एक दिलचस्प एक वाकया मुझे याद आ गया। एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने बताया कि साहब एक जगह ये आरएसएस बीजेपी वाले लोगों को गाय का पेशाब पीने के लिए एक तरह से उकसा रहे थे, समझा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ी दिलचस्प बात है, उसने बताई कि उन्होंने वो जो एपी पैक आता है ना, फिश एपी लिखा होता है,
उसका कलर तकरीबन पेशाब जैसा ही होता बिल्कुल है, या एप्पल जूस समझ लीजिए। वो उन्होंने गिलासों में शीशे के उसमें रख करके और कैमरे के सामने वो पिया, यानी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खुद तो पी रहे जूस, भाई खुद पीने की हिम्मत नहीं है। हाँ, खुद पीने की हिम्मत नहीं है भाई। एक तो रामदेव कर रहा है 80 रुपए लीटर जो है दूध नहीं बिक रहा। हाँ। वो 180 रुपए लीटर जो है गाय का मूत्र बेच रहा है। वाह। अच्छा, उसमें भी कितना पेशाब इकट्ठा करेगा, कितना असली है कितना नकली है। अब तो उसमें लड़ाई होगी कि साहब हम असली पियेंगे, आप नकली क्यों दे रहे हो। देखिए, सबसे सुलभ उपलब्ध जो किसी जानवर का मूत्र है तो वो आदमी है। हाँ। आदमी का मूत्र आप 10 टन इकट्ठा करना चाहो तो कर सकते हैं। ज्यादा पानी पिला लो, ज्यादा नहीं, वो किसी भी शौचालय में मोदी जी ने शौचालय बना रखे हैं। हाँ। वहां एक वो लगा दो, एक टैंकर अपना, वो भर जाएगा। हाँ, ये बात। चलिए, बात कुछ दूसरी तरफ चली गई। ये एबीजी शिपयार्ड वाला घोटाला क्या है, और उसमें बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये तो यूपीए सरकार के जमाने में हुआ था, हमसे इसका क्या लेना देना। देखिए, ऐसा है, अपने कुकर्मों को दूसरे पे डालना जो है बीजेपी की आदत है। और बीजेपी की आदत वैसे ही है जैसे वो एक पुरानी कहावत पढ़ते हैं ना, कि वो एक भेड़िया ने एक मेमने को कहा कि भाई तू मेरा पानी झूठा कर रहा है। तो मेमने ने कहा, जनाब मैं तो आपका पानी कैसे झूठा कर सकता हूँ, क्योंकि पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो भेड़िए ने कहा कि तूने नहीं झूठा किया तो तेरे बाप ने किया होगा, तेरी माँ ने किया होगा, तेरे किसी पुरखे ने किया होगा, जबरदस्ती तो तू इसके लिए जिम्मेदार है। और वो उसे मार के खा गया। जी। तो ये जो भेड़िया तर्क है, ये मोदी जी यूएपीए को बदनाम करने के लिए देते रहते हैं। जैसे आजकल मुसलमानों के लिए कहा जाता है ना कि वो गौरी आया था और वहाँ कुछ तुगलक आया था और मुगल आए थे और उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम आपको मारेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह का तर्क हुआ। अब देखिए, जो एबीजी शिपयार्ड है और एपीजी इंटरनेशनल है, दो कंपनियां थी। हाँ। ये गुजरात की कंपनी है। गुजरात में 2005 में ही रजिस्टर्ड हुई, ये बनी। और ये बनी किस कार्यक्रम के दौरान, जो मोदी जी का वाइब्रेंट गुजरात था उसके दौरान ये कंपनी, जब वो सीएम थे और वाइब्रेंट गुजरात करके वो एक हर साल जो है सालाना जलसा करते थे, जिसमें वो एम्बेसडर बनते थे अमिताभ बच्चन। बिल्कुल वही वाला। जी। अब उसमें जो है ये कंपनियां जब स्थापित हुई तो इनको दहेज में और सूरत में सरकारी मूल्यों की जो जमीन थी उससे बहुत कम मूल्य पर मोदी जी ने दी। मोदी जी ने इन कंपनियों को खड़ा किया। जी। और वहां पर जो है दहेज में जो है पुराने जो जहाज होते हैं पानी के, उनको स्क्रैपिंग का काम चलता है, सबसे बड़ा काम है वहाँ। ऐसे ही जो है सूरत में आप समझिए कि ये सारे धंधे चलते हैं। तो मोदी जी के राज में शुरू हुआ, मोदी जी के राज में कंपनियां आगे बढ़ी, मोदी जी के राज में जो है ये कंपनियां एनपीओ हुई। मोदी जी के राज में 2014 से लेकर 2017 तक इन्होंने अपने खातों में जो इनका पहले का जो कर्ज था वो 10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,842 करोड़ हो गया, वो किया। उसके बाद जो है आप समझिए कि 2017 में जब पता चल गया, जैसे अगर हम और आप हैं, अगर एक ईएमआई नहीं भरेंगे तो तुरंत डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, बैंक आपके खाते को बंद कर देगा। बिल्कुल। आप एक किस्त जो है बिजली की नहीं भरेंगे, पानी की भरेंगे तो आपकी टूटी काट देंगे। लेकिन ये पंप करते रहे पैसा। किसे करते रहे? क्योंकि ये ऋषि कमलेश अग्रवाल और इसकी जो टीम है, ये कौन थे? गुजराती हैं। मोदी जी का सॉफ्ट कॉर्नर है कि बैंकों को लूटने का अधिकार सिर्फ गुजरात के व्यापारियों को है। और इसलिए आप देखिए कि सारे बैंक, 28 बैंकों को लूटा उसने। यानी एक बैंक को मान सकते हैं बेवकूफ बना दिया, 2 को बना दिया, 3 को बना दिया, 4 को बना दिया, 28 के 28 बैंकरों को बेवकूफ बना दिया, 28 के 28 बैंकरों के ऑडिटरों को मूर्ख बना दिया। उसके बाद जो है अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी थी जो कि विदेशी कंपनी है, जो कि अपनी कई करतूतों की वजह से भी मैंने उसके खिलाफ जो है ब्लैकलिस्ट कराया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के मामले में। लेकिन उसने जो है 2019 में ये ढूंढा कि भैया इसमें बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है, तो वो भागे जो है वहां पर अंबाजी एक उनके वो थे ऑफिसर, उससे सीबीआई को अप्रोच किया और उसने कहा भाई सामंता, उसका नाम था अंबाजी सामंता, उसने जो है उसकी रिपोर्ट लिखाई। सीबीआई को 3 साल लग गए एफआईआर दर्ज करने में। मतलब जब काम ना करें तो सीबीआई भी बिल्कुल सुस्त हो जाती है। सीबीआई तो प्रधानमंत्री के निर्देश पे काम करती है। अभी फोन आ जाएगा सीबीआई के डायरेक्टर को कि आप जो है रविंदर जी के घर पे छापा मार दो, तो मेरे घर पहुंचने से पहले छापा पड़ जाएगा। और अगर वहां से फोन नहीं आया, क्लियरेंस नहीं हुई, तो मैं चाहे 1000 लाख 2 लाख आदमियों को मार डालूं, मेरे को ये गवर्नमेंट जो है जेट प्लस सिक्योरिटी दे देगी। जैसे सारे गुंडे बदमाशों को इन्होंने दे रखी है, कपिल शर्मा को दे रखी है, दिल्ली में है। और आप देखिए 1 मिनट में 1 सेकंड में
जो है Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। जी जी जी। तो ये सरकार जो पहले है, एक लंबा प्रोसीजर होता था साहब Z+ नहीं उसका इवैल्यूएशन होता था, हाँ, लेकिन अब ये पॉलिटिकल फैसला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है। सही सही। ये जो है बीजेपी को किससे फायदा है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। जी, जी। जिससे बीजेपी को नुकसान है, उसकी Z+ सिक्योरिटी का, उसको आम सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, उसका FIR भी नहीं लिखी जाएगी, उसकी शिकायत कोई पुलिस नहीं सुनेगी। तो इन्होंने सारे देश को एक जो है पुलिस स्टेट बना दिया। और पुलिस स्टेट का इनका जो पूरा जो एक समझिए जो उदाहरण है वो यूपी है। यूपी में पुलिस को था कि भाई ठोक दो, पीट दो, कूट दो, बुलडोजर चला दो। अभी भी कल भी जो है योगी आदित्यनाथ कानपुर में सभा में बोल रहे थे कि हम जो है बुलडोजरों को ठीक करा रहे हैं। और 10-11 मार्च को, यानी एक तरफ तो शपथ होने का अंदेशा होगा, और उस समय आधा जो यूपी है वो ध्वस्त हो जाएगा, आधे लोगों के मकान गिर जाएंगे, आधे लोगों को कुचलकर सड़कों पर मार दिया जाएगा 11 मार्च को। ये अभी से धमकी दे रहे हैं। ये धमकी इन्होंने दी है, मैं उसको आगे बढ़ा के कह रहा हूं कि जब बुलडोजर चलेगा लोगों पे, तो हर सड़क जो है खून से रंग जाएगी, हर मकान ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जो लोग खुलेआम सड़क पर आज समझे आप 90% यूपी जो है सड़क पर है और योगी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। तो योगी ने कहा है बुलडोजर ठीक कर रहा हूं। और इनका एक विधायक है जो हैदराबाद से है, वो राजा सिंह, वो कहता है कि हजारों JCB, हजारों बुलडोजर यूपी के रास्ते पर चल पड़े हैं। अच्छा अच्छा। और यूपी में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। तो यानी आप समझिए, मैं तो उस भयानक मंजर की याद कर रहा हूं जो 11 मार्च को यूपी की सड़कों पर होगा। हर सड़क खून से रंगी होगी, हर मकान पर JCB चल रही होगी, हर जगह जो है बुलडोजर का राज होगा, और सारा का सारा यूपी जो है योगी जी, क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, 10% वोट भी नहीं मिलेंगे, हो सकता है योगी जी की जमानत भी जब्त हो जाए, तो वो पूरे यूपी को ध्वस्त कर देंगे। अच्छा, मुझे इस पे एक बात याद आ रही है। जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका में, तो उसमें जॉर्ज बुश ने जो पहला बयान दिया, आइदर विद अस और विद देम, यानी या तो आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो उधर जाओ, यानी आपको टेररिस्ट समझा जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींच दी ना। हाँ, जो योगी के साथ नहीं वो देश का दुश्मन है, जो बीजेपी के साथ नहीं वो देशद्रोही है, जो मोदी जी की जय जय नहीं करता वो समझो वो सबसे नालायक और निकम्मा आदमी है, जो अमित शाह को सबसे भामाशाह नहीं मानता वो समझो चोर है। तो इन्होंने लाइन खींच दी है, और वो लाइन ऐसी बेहुदा तरीके से खींची है कि लोग उसके बारे में, इनसे अब डरते नहीं है, इनकी खींच उड़ाते हैं कि खिसियाने हो गए हैं, ये पागल हो गए, इनका दिमाग जो है कोआला की तरह हो गया। तो ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा लोकतंत्र के बारे में, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में कुछ कहा। अगर ये सारे वाकयात भी आप देखें, योगी जो है मुख्यमंत्री है, उस पे 14 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें हत्या के मुकदमे, बहुत से मुकदमे तो वापस ले लिए थे। वापस लिए तो उसका आप बताओ तो किसने वापस लिए, कहां लिए? चोर ने वापस ले लिए। जब भी आप अपना इलेक्शन का वो भरते हैं, अपना उम्मीदवारी का पर्चा, तो उसमें लिखते हैं मेरे पे इतने केस थे, इनमें मैं बरी हो गया, इनमें अपील चल रही है, इनमें चल रहा है। मोदी जी ने तो, योगी जी ने तो 2002 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ उन पे हत्या का। उसके बाद जो है आप समझिए 2014 के जो उम्मीदवारी भरी उन्होंने लोकसभा के चुनाव के, उसमें दिया, मेरे पे 14 केस चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 17 में जब विधान परिषद के सदस्य बने तब दिया होगा। तो ऐसी हालत में वो अचानक गायब हो गए, वाइट वॉश हो गया। तो एक तरह से ये झूठा हलफनामा है जिसपे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना निकम्मा और डरा हुआ है कि उसकी हिम्मत ही नहीं है योगी जी से, मोदी जी से या शाह से कुछ पूछ ले। अच्छा, फिर एक बार मैं फिर आपसे पूछ लूं, आप ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे चैनल पर 2 बार कह चुके हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, आपको अब भी उतना ही यकीन है? अब तो मेरे को नहीं, जनता को यकीन है। अच्छा। सड़क पे चलने वाले आदमी से पूछ लो, इवन बीजेपी के जो वर्कर हैं उनको यकीन है कि मार रहे हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं अब भी कि शायद ऐसा ना हो कि यूपी में अब फिर। देखिए, ऐसा होता है, शैतान से डरना चाहिए। हाँ, शैतान कभी भी हमला कर सकता है, और अंधेरे में हो आप शैतान की ताकत को समझो ना। अरे आप 2 तरह के दुश्मन से लड़ते हैं। हाँ। एक तो जो आमने सामने, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आपने मुझे गुस्सा मारा तो मैंने आपको मार दिया। लेकिन एक होता है अदृश्य दुश्मन, जैसे ये शैतान होता है, वो दिखता नहीं है तो कहीं से भी वार कर देगा। मैं इधर से देखूंगा तो इधर वार हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे कहाँ पीटना है। मुझे ये शैतान है। मुझे इस वक्त एक मिसाल याद आ रही है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स काफी कवर करता हूँ, जाता भी हूँ, कुछ जगहों पे जाता रहा हूँ। जब इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर चुकी, हम एक जगह, एक वहाँ पर हथियारों की मार्केट थी, उस पर मैं खबर करने की तैयारी के लिए गया, तो आपस में उन लोगों में ऐसी बातचीत होने लगी, अरबी में पूरी
पूरी तो नहीं समझ पाता लेकिन काफ़ी हद तक समझ भी लेता हूँ। तो वहाँ ये बात होने लगी कि साहब ऐसा ना हो कि ये सब कुछ ड्रामा हो और सद्दाम फिर से आ जाए हुकूमत में, और ये हो सकता है कुछ सब कुछ ड्रामा हो रहा हो, जो हम देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी हुकूमत, उसका डर इतना था कि लोग उस वक्त भी डरे हुए थे हुकूमत जाने के बाद भी। तो अभी जो योगी जी के बारे में आप कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि डरते रहना चाहिए, शैतान से हमेशा डरते हैं। हाँ, हमेशा डरते रहना चाहिए शैतान से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सूरत हाल है। कुछ और भी एक दो चीज़ें थी। उत्तर प्रदेश में कुछ कुएं में गिरने वाली बातें भी कुछ सामने आई हैं। हालांकि बहुत से वाकयात होते रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये क्या है, क्या कुछ है? एक परिवार के कई लोग एक साथ कुएं में गिर गए, क्या हुआ? देखिए, मौत का कुआं एक हम बचपन में पढ़ते थे, आपसे रन हो जाती थी। हाँ, नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी ने मौत का कुआं बना दिया है। जी जी जी। और वो इस तरह बना दिया है कि जिस जगह ये कानपुर में ये घटना हुई है, वहां पर जो है एक विवाह की रस्म थी, कुआं पूजने जाना था। और कुआं पूजने औरतें गईं और वहां पर एक कुआं था जिस कुएं में वो लोग कहते हैं कि पिछले साल भी एक गाय गिरकर मर गई। गाय भी बेचारी पानी पीने गई। जी जी बिल्कुल। तो वो कुएं की जो मुडेर वगैरह है वो इतनी खस्ता थी, उसकी मरम्मत नहीं की थी, जो कि योगी सरकार कहती है ना, हमने कुएं बनवा दिए, हमने सड़कों के खड्डे भर दिए, गड्ढा मुक्त सड़क बना दी। तो आप समझिए कि यूपी में हर जगह मौत का कुआं है, हर गाँव में। जी जी जी। और ये पानी पीने तो जाना हर आदमी की मजबूरी है। तो वो औरतें बेचारी वहां गई और वो वहां पर डांस करने लगी। डांस करते करते पता चला कि एक वहां पर एक स्लीपर रखा हुआ था कंक्रीट का, जो बड़ा जर्जर होगा, कि वो जो है 11 औरतें तो गिर के तुरंत मर गई, 2 बच्चे तुरंत मिल गए, और 11 औरतें जो है जो घायल होकर जो है अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चुनाव के वक्त में अगर यूपी के गांव में पानी पीने वाले कुएं पर 14 औरतें मर जाती हैं, तो आप समझिए यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी के जो निर्माण कार्य कैसे फर्जी हो रहे होंगे। कि कम से कम कुएं पे तो ढंग की मुडेर बना देते कि लोग ना मरते, गाय ना मरती। तो आप देखिए, योगी जी जो है वो एक ही काम के लिए, वहां पर एक चर्चा चल रही है कि योगी जी जो थे बीच बीच में जो है वहां चले जाते थे थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड में क्या है? थाईलैंड तो 2 ही चीजों के लिए मशहूर है। एक तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहां पर एक तो टिट मसाज होती है। अब लोगों को ये नहीं पता वो टिट क्या होता है। टिट क्या होता है? तो टिट्स जो है अंग्रेजी में औरतों के स्तन के आगे जो चूचक होते हैं, जिससे बच्चा दूध पीता है, उसको बोलते हैं। अच्छा। तो उसकी मसाज होती है, पटाया बीच पे भी होती है और जगह होती है। अब ये जो बात है ये यहाँ से शुरू हुई कि जो त्रिवेंद्र रावत थे, जो कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के इस वाली सरकार में, वो जाते थाईलैंड जाते थे। और जब वो थाईलैंड से लौटते थे तो वहां पर मैंने देहरादून में खुद अपनी आंख से देखा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, थाईलैंड की सफल विदेश यात्रा से लौटने पर त्रिवेंद्र रावत को बधाई। तो मैंने कहा थाईलैंड में ये क्या करने गए थे? तो बचपन से हम थाईलैंड का मतलब सब लोग जानते हैं कि थाईलैंड, तो वहां लोग जाके हिंदुस्तान के लोग मौज मस्ती करते हैं। और पहले कुछ लोग जो उन्हें भेजते थे तो वो सस्ते टीवी वगैरह ले आते थे, और टीवी जो है जो प्रायोजित करता था उसका होता था, और जो मजे लेने वाला होता था वो कहता था जी 2 दिन मजे कराया फ्री में। सही। वो कैरियर के तौर पे लोग जाते थे? नहीं, वो अयाशी के लिए जाते थे। वो अयाशी की जगह है। सही। तो वहां पर जो है एक देखिए, वहां पर जो छोटी लड़कियां होती हैं वो वैश्यव्रती करती हैं, और उनके पति जो होते हैं बूढ़े होते हैं। अच्छा। ये वहाँ का एक ट्रेडिशन है। तो सही। और वहां पर जो है उनकी हाइट जो होती है वो उतनी तकरीबन होती है वहाँ के लोगों की, आदमियों की, जितनी योगी जी की। जी। अच्छा। तो योगी जी को वहाँ लगता होगा बड़ा अपनापन के, अपने ही देश में लौटाया हूँ, अपने ही जैसे लोगों में लौटाया। जी। तो और दूसरी बात यह है कि गोरखपुर का थाईलैंड से बड़ा पुराना नाता है। अच्छा। गोरखपुर के 3 लाख से ज्यादा लोग थाईलैंड में, और बैंकॉक जो वहाँ की कैपिटल है उसमें जो है वो गली मोहल्ले में, स्ट्रीट्स में वो मुरमुरा, चना, परवल और पुंगी बनाकर जो है नमकीन वगैरह बेचते हैं। अच्छा। जब से योगी जी ने वहां जाना शुरू किया तो वहां की सरकार को पता नहीं क्या गुस्सा आया, उसने गोरखपुर के 3 लाख लोगों के परमिट, वर्क परमिट कैंसिल कर दिए। अच्छा। और उनको कहा तुम 2 दिन में जो है, 2 हफ्ते में, 2 महीने में छोड़ के भागो, नहीं तो हम तुम्हें जुर्माना लगा देंगे। अच्छा। तो तकरीबन 3 लाख लोग। तो इनके चीफ मिनिस्टर बनने से उन्हें भी नुकसान हुआ? अब हरकत क्या हुई ये नहीं पता चल रही। मैंने भी कई बार दिमाग लगाया, कई बार गोरखपुर वालों से भी पूछा, तो गोरखपुर वाले सबसे ज्यादा जानते हैं थाईलैंड के बारे में, और थाईलैंड वाले सबसे ज्यादा जानते हैं गोरखपुर के बारे में। मतलब उनके लिए इंडिया जो है वो गोरखपुर है। तो अब जो है योगी जी वहां क्या करने जाते थे ये अभी तक मुझे नहीं पता चला। लेकिन कोई आदमी, आप समझिए कोई वैश्यालय जाएगा, मेरे ख्याल से शायद जब सरकार में नहीं होंगे तब पता चल जाएगा आपको।
नहीं, ये तो जो मैंने कहा ना त्रिवेंद्र सिंह रावत, हाँ। वो बता देंगे 2 मिनट जी, में, जी, क्योंकि जी। वो एक बार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ले गए थे। अच्छा अच्छा तो उनके घर में बड़ी कलह हुई थी इस बात तो पर। ये मतलब ऐसी जगहों पे ले जाने का उनका इंतजाम है बाकायदा? वो नहीं, अब तो वहां की लड़कियां यहाँ आती हैं। अच्छा। मैं 2015 में इंदौर गया, वहां एक शादी में हाँ। 100 लड़कियां थाईलैंड से आई हुई थी, अच्छा। और वो दूल्हे के गले पड़ गई एक लड़की, तो मैं तेरे से शादी करूंगी। अच्छा। वो दूल्हा जो था ज्वेलर था, अच्छा तो अच्छा बड़ा ज्वेलर था। हाँ। उसमें पुलिस भी इंटरवीन की, सीएम के लेवल पे भी उसमें इंटरवेंशन हुई। अच्छा। और ऐसे ही आप देखेंगे कोरोना काल में हाँ। लड़कियां जो है वहां से थाईलैंड से आती थी लखनऊ, और एक तो मर भी गई थी। अच्छा अच्छा। तो वहां की जो वैश्या जो हुई वो आई और वो मर गई। वैश्या नहीं कहना चाहिए उन्हें, हाँ। वो भी शारीरिक श्रम करती हैं, हाँ, श्रमजीवी कहता हूं मैं उन्हें। हाँ। वो आई और वो मर गई, अच्छा। और उसमें बड़ा कलेश हुआ और सारे मामले को रफा दफा कर दिया। तो आप समझिए बीजेपी वालों का थाईलैंड से करीबी रिश्ता है। आपकी बड़ी तेज नजर है, आप सब चीजों पे नजर। नहीं, ये नजर नहीं, मैं अक्सर वहां होता हूँ। अच्छा अच्छा। 2015 में जब ये हुआ तो मैं उस शादी में इनवाइटेड था। अच्छा अच्छा। तो मैंने आप खुद थाईलैंड में देख के आए क्या, क्या कुछ होता है वहाँ? थाईलैंड के बारे में मैं जो जानता हूँ, जो है, मैं मेरी वाइफ को, पत्नी को जाना था, मेरी बेटी को जाना था। मैंने तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बदनाम जगह हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने तो इतनी अपने एहतियात की। अब वो एहतियात हमारे योगी जी नहीं कर पाए, कौन जाने क्या क्या करके आते हैं, आपको भी पता नहीं है, आप भी बाद में बता पाएंगे। नहीं, लोग बता देंगे, लोग बड़े चतुर हैं, लोग सब जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं मियाँ जी। लेकिन आप इतनी बारीकी से चीजें जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कहना पड़ेगा। भाई मैं तो मौके पे पहुंच जाता हूँ। जी जी। अब ये तो कुदरत है और भगवान बताएगा भाई क्यों पहुंच गए। जी 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 जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बातचीत में थोड़ा सा लाइट मूड की भी बात करते हैं, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी हो, और शायद ये हल्का सा कहीं बीच में एंटरटेनमेंट आपको लगा होगा। आमतौर पर सीरियसली इंटरव्यू लिए जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर इंटरव्यू में बिल्कुल उस नज़र से बैठता हूं जैसे आम आदमी के दिमाग में जो सवालात आ सकते हैं, वो सवालात मैं अपने मेहमान से करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।